सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत अभिनंदन आप सभी का गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं अपन, जिसके अंदर कई सारे मेजर डिसऑर्डर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो माइनर टॉपिक के अंतर्गत आता है। बोले तो दो तरह के डिसऑर्डर आते हैं, एक तो होते हैं मेजर डिसऑर्डर और एक माइनर। तो मेजर डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर, जिनको कि अपन डील कर चुके हैं। अब अपन माइनर डिसऑर्डर की चर्चा करते हैं, बोले तो डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन में, जिसके अंदर डिसऑर्डर है हेमरॉइड। बहुत सारे साथियों को इसके बारे में नॉलेज होगी, बहुत बार इसका नाम सुना होगा। तो व्हाट आर द हेमरॉइड और पाइल्स? हेमरॉइड और पाइल्स क्या होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो जैसा कि आप सभी के सभी साथियों ने एक नाम सुना होगा और वो नाम है वेरिकोज वेन। देखें, ये अपनी नॉर्मल वेन होती है। ये अपनी नॉर्मल वेन होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। नॉर्मल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। ये जो नॉर्मल वेन होती है, इस नॉर्मल वेन के अंदर पाए जाते हैं यूनी डायरेक्शनल वाल्व। यूनी डायरेक्शनल वाल्व पाए जाने का पर्पज होता है ब्लड को वापस पहुंचाना, क्योंकि इनमें किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। तो यदि किसी कारणवश ये यूनी डायरेक्शनल वाल्व खराब हो जाए या इस पर्टिकुलर वेन में प्रेशर बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वेन का कुछ पार्ट डायलेट हो जाता है। वेन का कुछ पार्ट डायलेट हो जाता है, और इस परिस्थिति में यदि वेन हो जाए तो कंडीशन को नाम देते हैं अपन वेरिकोज वेन। कंडीशन को नाम देते हैं अपन वेरिकोज वेन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिकोज वेन? एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द वेन। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द वेन इज नोन एज द वेरिकोज वेन। जिस तरीके से वेरिकोज वेन डेवलप होती है, और अपन बात करें एनस के अंदर, ये मान के चलें रेक्टम वाला हिस्सा है, ये रेक्टम वाला हिस्सा है और ये एनस वाला हिस्सा है। ऊपर वाला रेक्टम वाला हिस्सा है, ये एनस वाला हिस्सा है। यहां से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जा रहा है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले जाने के लिए ये वेन निकलती हैं। दीज आर द एनाल वेन। इनको अपन नाम देते हैं एनाल वेन। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि एनाल वेन आगे चलकर बना लेती हैं लार्ज इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली वेन, जिसका नाम होता है इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। क्या नाम होता है? इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन। इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन आगे चलकर ओपन हो जाती है पोर्टल वेन में। इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन आगे चलकर किस में ओपन हो जाती है? पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन आगे चलकर कहां पर ओपन हो जाती है? लीवर में। कहां पर ओपन हो जाएगी? लीवर में। लीवर से निकलती है हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन ओपन हो जाती है इंफीरियर वीना कावा में। हेपेटिक वेन ओपन हो जाती है इंफीरियर वीना कावा में, और इंफीरियर वीना कावा ओपन हो जाती है राइट एट्रियम में। यह जनरल सर्कुलेशन हो गया। ये जो डायग्राम में आपको दिखाया है, डायग्राम में आपको दिखाया है, ये वाला पार्ट तो अपन मान लें ऊपर वाला रेक्टम, और ये नीचे वाला पार्ट मान लें अपन एनस। अब देखें, किसी भी कारण से ये जो पर्टिकुलर वेन है, यदि इन पर किसी भी तरीके का दबाव बढ़े, किसी भी तरह का दबाव बढ़े, देखो दबाव बढ़ने की कौन कौन सी परिस्थिति हो सकती है। यदि किसी इंसान में राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, गौर करना, देखें आप यहां, यदि किसी इंसान में राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, इसका मतलब है ये राइट वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा। राइट वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा, राइट वाला वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा, तो दबाव बढ़ेगा इंफीरियर वीना कावा में। यह है इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा में दबाव बढ़ेगा। इंफीरियर वीना कावा को सबसे ज्यादा ब्लड
दिया जा रहा है किसके द्वारा? हेपेटिक वेन के द्वारा। तो इंफीरियर वीना कावा में दबाव बढ़ेगा तो हेपेटिक वेन में दबाव बढ़ेगा। हेपेटिक वेन में दबाव बढ़ेगा तो यहां से ब्लड वापस नहीं जा पाएगा, बोले तो लीवर के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होगा, लीवर में पानी भर जाएगा। जब लीवर में पानी भर जाएगा तो पोर्टल वेन इसको ब्लड नहीं दे पाएगी, पोर्टल वेन इसको ब्लड नहीं दे पाएगी पूरा का पूरा, तो पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा। पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन का प्रेशर बढ़ेगा, और इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो इन वेन का प्रेशर बढ़ेगा। देखो इन वेन का प्रेशर यदि बढ़े तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी एबनॉर्मली डायलेट हो जाए, और डायलेट होने के बाद यह इस एनल कैनाल में प्रोट्रूज हो जाए, इस एनल कैनाल के अंदर इनका प्रोट्रूजन हो जाए, यह अवस्था डेवलप हो जाए। तो देखें वेरिकोज वेन डेवलप हो गई। अच्छा, वेरिकोज वेन का कारण क्या रहा? राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अपन बात कर रहे हैं कि इन पर्टिकुलर वेन में दबाव बढ़ना चाहिए। इनमें दबाव कब बढ़ेगा? जब इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन का प्रेशर बढ़ेगा। इसका प्रेशर कब बढ़ेगा? जब पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा। पोर्टल वेन का प्रेशर कब बढ़ेगा? जब लीवर में बीमारी होगी। और एक और कंडीशन हो सकती है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो देखो, या तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो, या लीवर में कोई बीमारी हो, या पोर्टल हाइपरटेंशन वाली स्थिति हो। इन सारी की सारी कंडीशन में इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन का प्रेशर बढ़ेगा, जिससे ये पर्टिकुलर वेन इस तरीके से डायलेट हो जाएंगी, एबनॉर्मल डायलेशन हो जाएगा। और ये एबनॉर्मल डायलेशन या तो रेक्टम की कैनाल के अंदर या एनल कैनाल के अंदर प्रोट्रूज हो जाएगा। ये जो एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एनाल वेन है और इनकी आउट पाउचिंग हो रही है कैनाल के अंदर, इसी पर्टिकुलर अवस्था को नाम देते हैं अपन पाइल्स और हेमरॉइड। इसी पर्टिकुलर अवस्था को नाम देते हैं अपन पाइल्स और हेमरॉइड। तो व्हाट आर द हेमरॉइड? दे आर द वेरिकोज वेन, दे आर द वेरिकोज वेन इनसाइड द एनल कैनाल। एनल कैनाल के अंदर वेरिकोसिटी डेवलप हो जाना या एनल कैनाल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली वेन का एबनॉर्मली डायलेशन हो जाना, द कंडीशन इज नोन एज पाइल्स और हेमरॉइड। तो जब भी वेन के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वेन एबनॉर्मली डायलेटेड हो जाती है। एबनॉर्मली वेन का डायलेट होना, इस पर्टिकुलर अवस्था को नाम देते हैं अपन, इस पर्टिकुलर अवस्था को नाम देते हैं अपन वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन शरीर में मेनली दो जगह पर होती हैं, एक तो लेग में होती है वेरिकोज वेन, एक तो लेग में होती है वेरिकोज वेन, और दूसरी वेरिकोज वेन होती है एनल कैनाल में। तो एनल कैनाल में जो वेरिकोसिटी डेवलप होती है उसी को अपन नाम देते हैं हेमरॉइड। अब यहां पर एक आध पॉइंट और सीख गए आप। व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ हेमरॉइड? हेमरॉइड के कॉमन कॉजेज अपन राइट साइडेड हार्ट फेलियर बोल सकते हैं, लीवर सिरोसिस बोल सकते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। दे ऑल आर द कॉजेज ऑफ हेमरॉइड और पाइल्स। इज दैट क्लियर? तो यहां पर अपन बात करेंगे हेमरॉइड की। टॉपिक अपना है हेमरॉइड, ऑल्सो नोन एज पाइल्स। ये होते हैं हेमरॉइड। देखें, ये होते हैं हेमरॉइड। क्या हुआ है यहां पर? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली वेन है। इनमें किसी भी तरीके से दबाव बढ़ा तो देखो इनका प्रोट्रूजन हो गया, एबनॉर्मली डायलेशन हो गया, इनका एबनॉर्मली डायलेशन हो गया। देखें, ये जो एबनॉर्मली डायलेशन हुआ है, यहां की परिस्थिति देखें आप। यहां एक तो एबनॉर्मली डायलेशन हुआ है, यहां इस जगह पर एबनॉर्मली डायलेशन हुआ। तो ये जो एबनॉर्मली डायलेशन हुआ है एनस में, इनको नेकेड आई एग्जामिनेशन के द्वारा आप और मैं देख सकते हैं। इसको नेकेड आई एग्जामिनेशन के द्वारा देख सकते हैं। ये हुआ है एक तरीके से रेक्टम में, इनको नेकेड आई एग्जामिनेशन के द्वारा नहीं देख सकते। इसके लिए आपको एनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी करानी पड़ेगी। तो जिनको आप नेकेड आई एग्जामिनेशन के द्वारा देख सकते हैं, दे आर द एक्सटर्नल हेमरॉइड। किस नाम से जानेंगे अपन इनको? एक्सटर्नल हेमरॉइड। और जो रेक्टम में होते हैं, जिनको नेकेड आई से देखा जाना पॉसिबल नहीं है, इनको अपन नाम देते हैं इंटरनल हेमरॉइड। दो तरह के हेमरॉइड होते हैं, एक्सटर्नल हेमरॉइड और इंटरनल हेमरॉइड। ये देखें, ये डायग्राम के अंदर क्लियरली आपको दिख रहा है। यहां पर एबनॉर्मली डायलेशन हो रहा है, एनल कैनाल में प्रोट्रूजन हो रहा है, इसको आपको एनोस्कोपी से देखना पड़ेगा। ये तो है इंटरनल हेमरॉइड।
और ये जो बाहर की तरफ प्रोट्रूजन हो रहा है, बाहर की तरफ प्रोट्रूजन हो रहा है, इसको अपन नाम देंगे एक्सटर्नल हेमरॉइड। दीज आर द इंटरनल हेमरॉइड। किसका डायलेशन हुआ है यहां पर? वेन का। वेन का एबनॉर्मली डायलेशन हो रहा है, इसका मतलब वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन लेग में मिले तो उसको बोलते हैं लेग वेन वेरिकोसिटी, और वेरिकोज वेन यदि एनल कैनाल में मिले तो उसी अवस्था का नाम देते हैं अपन हेमरॉइड और पाइल्स। और देख लें आप डायग्राम के अंतर्गत दोनों तरह के हेमरॉइड दिखाए गए हैं। ये नेक्ड आई एग्जामिनेशन से अपन को दिख जाएंगे, दीज आर द एक्सटर्नल हेमरॉइड। और ये रेक्टम वाले पार्ट से एराइज हो रहे हैं, जिनके लिए आपको प्रोक्टोस्कोपी या एनोस्कोपी करानी पड़ेगी, इनको अपन बोलेंगे इंटरनल हेमरॉइड। तो ये हेमरॉइड के बारे में नॉर्मली चर्चा हो गई। सबसे पहले ये जो हेमरॉइड होते हैं नॉर्मल अवस्था की मैं बात करूं, बटक्स पर लगातार लंबे समय तक दबाव यदि बना हुआ रहे, इंसान में लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहे, या किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, या लीवर खराब हो, हार्ट खराब हो, तो हेमरॉइड होते हैं। अगर बीमारी की वजह से हो रहे हैं तो बीमारी को सही कर दो, हेमरॉइड स्वतः ही सही हो जाएंगे। बिना बीमारी के भी हो रहे हैं तो कई कई बार 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के अंदर हेमरॉइड क्योर हो जाते हैं स्वतः ही। आप जो हार्ड स्टूल पास आउट कर रहे हैं केवल उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, परंतु किसी किसी इंसान के अंदर ये जो हेमरॉइड होते हैं, इन पर्टिकुलर हेमरॉइड में ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, बोले तो थ्रोम्बोज हो जाते हैं, और यह इंसान में बहुत ज्यादा पेन पैदा करते हैं। जब ये बहुत ज्यादा पेन पैदा करेंगे तो फिर इनका इलाज कराना मैंडेटरी हो जाएगा। जब फाइबर डाइट से, लेग्जेटिव से इनका इलाज नहीं हो, बोले तो पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हो, और फिर लास्ट में कह दिया जाए इंसान के द्वारा कि बहुत हो चुका, आखिर कब तक मुझे ये टॉर्चर सहन करना पड़ेगा, तो फिर लास्ट में अपन इनको सर्जरी के द्वारा निकाल देते हैं। सर्जरी के द्वारा इनको रिमूव करना, इसको अपन हेमरॉइडेक्टोमी बोलते हैं। सर्जरी के द्वारा हेमरॉइड को अलग करना, इसको अपन हेमरॉइडेक्टोमी बोलते हैं। हेमरॉइडेक्टोमी दो तरीके से की जाती है। हेमरॉइडेक्टोमी दो तरीके से की जाती है। देखिए हेमरॉइड बन गए, हेमरॉइड को किस तरीके से निकाला जाएगा, ये पहला प्रोसीजर है हेमरॉइडेक्टोमी का। हालांकि अब लेटेस्ट प्रोसीजर आ गया है तो इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। देखिए अपने पास एक लाइगेटर होता है, ये अपने पास लाइगेटर है जो डायग्राम में दिख रहा है। इसके ऊपर रबर बैंड बंधी हुई है, इसके ऊपर ये रबर बैंड बंधी हुई है। ये लाइगेटर को अपन अंदर इंसर्ट करेंगे। ये डायग्राम में आपको हेमरॉइड देखने को मिल रहा है। इस हेमरॉइड को अपन इसके अंदर लेंगे, इस पर्टिकुलर लाइगेटर के अंदर लेंगे, और फिर इसको कंप्रेस करेंगे। जब ये कंप्रेस होगा तो ये जो ऊपर इसके रबर बैंड है ये हेमरॉइड के ऊपर आ जाएगी। देखो हेमरॉइड के ऊपर रबर बैंड आ गई, इसका मतलब है अब इसको मिलने वाली ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से बंद है। इसमें टोटली इस्केमिया हो जाएगा, बोले तो नेक्रोटाइज हो जाएगा, और यह पूरी तरीके से यहां से हट जाते हैं। तो आपने रबर बैंड की सहायता से हेमरॉइड को हटा दिया, आपने रबर बैंड की सहायता से हेमरॉइड को हटा दिया। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को बोलते हैं अपन रबर बैंड हेमरॉइडेक्टोमी। रबर बैंड हेमरॉइडेक्टोमी यह पुराना प्रोसीजर है, अभी लेटेस्ट सर्जरी भी होने लग गई है। तो एक तो हेमरॉइड को हटाने का यह तरीका होता है, इसको या तो बोलते हैं रबर बैंड लाइगेशन प्रोसीजर। रबर बैंड लाइगेशन प्रोसीजर, देखो सीधा सा मीनिंग हो गया, ये कोई पर्टिकुलर वेन है, इस वेन में ब्लड का फ्लो हो रहा है तो इसकी दीवार को भी ब्लड मिल रहा है। इस वेन में ब्लड का फ्लो हो रहा है तो इसकी दीवार को भी ब्लड मिल रहा है। अब इसको यहां से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दो आप, इसका मतलब है इसमें ब्लड का फ्लो होना बंद हो गया। जब फ्लो होना बंद हो गया तो इसकी दीवार को ब्लड मिलना भी बंद हो गया। अब बताओ ब्लड मिलना ही बंद हो गया तो नेक्रोसिस हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इस प्रोसीजर में परफॉर्म कर रहे हैं अपन। जहां पर हेमरॉइड बना हुआ है उसको ऊपर से क्लोज कर दिया रबर बैंड से, अब उसका नेक्रोटाइजेशन हो जाएगा और जिससे वो हेमरॉइड रिमूव हो जाएंगे। प्रोसीजर को बोलेंगे अपन रबर बैंड हेमरॉइडेक्टोमी।
दूसरा एक और प्रोसीजर होता है जो लेटेस्ट प्रोसीजर है, जो MIPH के अंतर्गत आता है, जिसमें स्टेपलिंग का प्रोसीजर अपनाया जाता है। देखो ये तो रबर बैंड का ही डायग्राम हो गया, ये हेमरॉइड हो गया, ये रबर बैंड लाइगेटर आपने डाला, ये ऊपर रबर बैंड है, ये रबर बैंड इसके ऊपर छोड़ दिया आपने, ये कंप्रेस हो गया, नेक्रोटाइज हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, हेमरॉइड रिमूव हो गया। द प्रोसीजर इज नोन एज हेमरॉइडेक्टोमी। अभी जो लेटेस्ट प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं उसको नाम दिया जाता है MIPH। लेटेस्ट प्रोसीजर जो इस्तेमाल करते हैं उसको नाम दिया जाता है MIPH। MIPH बोले तो मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हेमरॉइड। मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हेमरॉइड। ऊपर वाला जो रबर बैंड लाइगेशन प्रोसीजर है उसमें ज्यादा तो समय लगता है, हॉस्पिटल स्टे, साथ में उसमें डिस्चार्ज कई दिनों तक रहता है, यानी डिस्चार्ज ज्यादा होता है, ब्लीडिंग की रिस्क भी ज्यादा होती है। ये एडवांस प्रोसीजर है जो आजकल अपनाते हैं और इसमें ब्लीडिंग की संभावना बहुत कम होती है। तो ये जो MIPH है, मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हेमरॉइड, इसको स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टोमी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है स्टेपल हेमरॉइडेक्टोमी। देखें किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर हेमरॉइड है, यहां अपन एक सर्कुलर डायलेटर इंसर्ट करते हैं। सर्कुलर डायलेटर इंसर्ट कर दिया, ये वाला हिस्सा डायलेट हो गया। फिर अंदर वाले हिस्से को देखना है तो अपन एनोस्कोप इंसर्ट करते हैं। एनोस्कोप इंसर्ट कर दिया, फिर इस पर्टिकुलर पार्ट में अपन सूचरिंग मेड कर देते हैं और उसके बाद स्टेपलर को इंसर्ट करते हैं। ये स्टेपलिंग मशीन होती है, इसको इंसर्ट करने के बाद स्टेपलिंग परफॉर्म कर दी जाती है। स्टेपलिंग के परफॉर्म करने से ये वाला पार्ट इतना दूर हो जाता है, ये वाला पार्ट इतना दूर हो जाता है, तो जो डायलेटेड पार्ट था वो खत्म कर दिया। मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर है, ब्लीडिंग की संभावना भी बहुत कम होती है, अगले ही दिन मरीज को डिस्चार्ज मिल जाता है। तो स्टेपलिंग मशीन की सहायता से आपने हेमरॉइड को हटा दिया स्टेपल करके। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को नाम देते हैं अपन स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टोमी। तो जो यूजुअली कहा जाता है कि इनको स्टेपल करके निकाल देंगे, विद इन 1 डे के अंदर इलाज हो जाएगा, या सिंपल भाषा में बोलूं तो दूरबीन से हेमरॉइड का ऑपरेशन। दूरबीन से हेमरॉइड का ऑपरेशन, तो दूरबीन बोले तो एनोस्कोप से विजुअलाइज कर रहे हैं अपन, और उसके बाद स्टेपलर मशीन से इनकी स्टेपलिंग कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को अपन बोलते हैं स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टोमी। तो ये 2 सर्जरी इसके अंदर परफॉर्म करते हैं अपन। तो ये इनका बेसिक हो गया। अब चलें स्टार्ट करें अपन हेमरॉइड को। हेमरॉइड को स्टार्ट करें अपन। तो सबसे पहले व्हाट आर द हेमरॉइड, परिभाषा के बारे में चर्चा करें। क्या परिभाषा होगी हेमरॉइड की, कि हेमरॉइड्स और पाइल्स आर द, पाइल्स या हेमरॉइड्स आर द वेरिकोज वेन और वेरिकोसिटी, वेरिकोज वेन और वेरिकोसिटीज इनसाइड द एनल कैनाल, इनसाइड द एनल कैनाल, यानी एनल कैनाल के अंदर वेरिकोसिटी डेवलप होना, ये हेमरॉइड कहलाता है। या फिर इसको बोल सकते हैं अपन और एबनॉर्मल डायलेशन और एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एनाल वेन, एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एनाल वेन। जो एनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली वेन है, उनका एबनॉर्मल डायलेशन होना, यह पाइल्स या हेमरॉइड कहलाता है। कम ऑन टू द टाइप्स, कितने तरह के होते हैं हेमरॉइड, कितने तरह के होते हैं हेमरॉइड। तो यहां अपन ने डिस्कस किया 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं हेमरॉइड।
दो तरह के हेमरॉइड होते हैं, एक तो इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, देखिए यहां पर चर्चा करें अपन, दो तरह के हेमरॉइड होते हैं। जो अपन को नेक्ड आई से देखने को मिले उसको अपन एक्सटर्नल हेमरॉइड बोलते हैं, और जो रेक्टम से ओरिजिनेट होते हैं जिनके लिए एनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी करानी पड़ती है उसको अपन इंटरनल हेमरॉइड बोलते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ हेमरॉइड, वन इज द इंटरनल हेमरॉइड, सेकंड इज द एक्सटर्नल हेमरॉइड। दोनों में क्या बेसिक अंतर की बात करें अपन, तो दोनों जो हेमरॉइड हैं इनको देखा जा सकता है, कैन बी सीन बाय नेक्ड आई एग्जामिनेशन, कैन बी सीन बाय नेक्ड आई एग्जामिनेशन। सॉरी, इंटरनल हेमरॉइड हैं, तो इनको देखने के लिए अपन को एनोस्कोपी, कैन बी सीन बाय एनोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी। और ये जो पर्टिकुलर हेमरॉइड हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड, इनको एग्जामिनर के द्वारा नेक्ड आई एग्जामिनेशन से ही देखा जाना पॉसिबल होता, तो इनको अपन फिजिकल एग्जामिनेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां अपन बात करें दोनों में एक और विशेष बात, ये जो एक्सटर्नल हेमरॉइड होते हैं इनमें बहुत ज्यादा पेन होता है। एक्सटर्नल हेमरॉइड में बहुत ज्यादा पेन होता है, इंटरनल हेमरॉइड में ना के बराबर पेन होता है। तो देखें इसका कारण दिया जाता है कि एक्सटर्नल में बहुत ज्यादा पेन होने का कारण, ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है यहां पर सेंसरी न्यूरॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती, तो यहां से पेन के सेंसेशन ब्रेन में पहुंचते हैं, जबकि इंटरनल पार्ट में इन सेंसरी न्यूरॉन की संख्या काफी कम होती। इंटरनल पार्ट में जो सेंसरी न्यूरॉन है इनकी संख्या कम होती है, एक्सटर्नल या एनस वाले पार्ट में ज्यादा सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। तो एक्सटर्नल हेमरॉइड चूंकि एनस में हो रहे हैं तो ये ज्यादा पेनफुल होते हैं। दोनों में बेसिक अंतर की अपन बात करें तो दे आर मोर पेनफुल, एक्सटर्नल हेमरॉइड ज्यादा पेनफुल होते हैं बजाय इंटरनल हेमरॉइड के। तो ये दो तरह के हेमरॉइड हो गए। आगे बढ़े आप, व्हाट आर द एटियोलॉजी ऑफ हेमरॉइड, क्या एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर होंगे। व्हाट इज द एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स। तो देखें एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर के बारे में अपन बात करें, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया, राइट साइडेड हार्ट फेलियर वाले मरीज के अंदर हो सकते हैं। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो दबाव इंफीरियर वीना कावा में बढ़ेगा, इंफीरियर वीना कावा से हेपेटिक वेन में दबाव बढ़ेगा, हेपेटिक वेन से लीवर में पानी भरेगा, लीवर में पानी भरेगा तो पोर्टल वेन का दबाव बढ़ेगा, पोर्टल वेन का दबाव इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन में जाएगा, इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन का दबाव एनल वेन में जाएगा और वो डायलेट हो जाएंगी। तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर इनका कॉज हो सकता है। लीवर खराब है तो भी हो सकता है क्योंकि पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाएगा, लीवर खराब है तो भी हो सकता है। इन दोनों अवस्थाओं में पाइल्स हो रहे हैं, दोनों अवस्थाओं में पाइल्स हो रहे हैं। दोनों अवस्थाओं में पाइल्स होने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कंडीशन है वो है पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाना, वो है पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ जाना। कंडीशन को नाम देंगे अपन पोर्टल हाइपरटेंशन, जिस पर पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा और भी कोई फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल हो, तो देखें और फैक्टर में बताया जाता है उन कैंडिडेट के अंदर पाइल्स ज्यादा कॉमन होते हैं जो हॉर्स राइडर होते हैं। हॉर्स राइडर के अंदर, घुड़सवार के अंदर ज्यादा कॉमन होते हैं, या उनके अंदर ज्यादा कॉमन है जिनका काम है लंबे समय तक बैठे रहना,
जैसे बैंक में काम करने वाले पर्सन जो 8-8 10-10 घंटे की ड्यूटी होती है, एमएनसी में काम करने वाले, बोले तो लॉन्ग टाइम सिटिंग पोजीशन, लॉन्ग टाइम सिटिंग पोजीशन, वो सारी की सारी अवस्थाएं जिनमें बटक्स पर प्रेशर बढ़ जाता है। देखें, बटक्स पर प्रेशर बढ़ेगा तो एनाल वेन पर प्रेशर बढ़ेगा, और एनाल वेन पर प्रेशर बढ़ेगा तो एनाल वेन डायलेट हो जाएंगी, एनाल वेन डायलेट हो जाएंगी, और उनका डायलेशन होना ही तो हेमरोइड कहला रहा है। तो हॉर्स राइडर, घुड़सवार में जो बैठने की गद्दी होती है उसका पोस्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि जो बटक्स हैं वो उससे चिपके रहे। इसका मतलब जो लंबे समय तक घुड़सवारी करते हैं उनके बटक्स पर प्रेशर ज्यादा होता है और वहां पर पाइल्स होने की संभावना होगी। वह इंसान जो लंबे समय तक जिनका काम है बैठे रहना, उनके अंदर भी पाइल्स होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा और रिस्क फैक्टर में प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी, सोचो प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी में पाइल्स कॉमन होते हैं। क्यों? एब्डोमेन की गर्थ बढ़ती है, एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा, बटक्स के अंदर जो वेन है बोले तो एनाल वेन, उनका प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो वो डायलेट हो सकती हैं। तो प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी भी रिस्क फैक्टर होता है फीमेल में पाइल्स होने के लिए। उसका नेक्स्ट कारण की अपन बात करें, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन, साथ में ओबेसिटी भी इसका रिस्क फैक्टर दिया जाता है, ओबेसिटी भी इसका रिस्क फैक्टर होता है। ओबेसिटी रिस्क फैक्टर क्यों होता है? क्योंकि इनकी एब्डोमेन गर्थ भी ज्यादा होती है, और एब्डोमेन गर्थ ज्यादा होगी तो इसका मतलब एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा होगा, एनाल वेन डायलेट होने की संभावना होगी। तो कॉन्स्टिपेशन भी होता है, ओबेसिटी भी होता है। एक और कारण दिया जाता है फैमिली हिस्ट्री, एक और कारण दिया जाता है फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक, इसकी वजह से भी पाइल्स होने की संभावना होती है। तो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी ऑफ पाइल्स और हेमरॉइड। देख लें फिर से आप, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लीवर सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, हॉर्स राइडर या लॉन्ग टाइम सिटिंग पोजीशन वाले इंसानों में, प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी, साथ में कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी और फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे बढ़ें, किसी को पाइल्स हो गए तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर हैं जो अपीयर होने वाले? व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे? तो देखें, पाइल्स यदि किसी पर्सन को हो गए हैं तो जब पर्सन डेफिकेट करेगा, डेफिकेट करने के दौरान स्टूल वाला पार्ट इस हिस्से को टच करेगा तो कॉमन सेंस की बात है ये रप्चर होगा। इसमें यदि ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है तो पेन होगा। तो स्टूल पास आउट करने के दौरान, स्टूल पास आउट करने के दौरान पेन होता है, साथ में रप्चर हो गए तो ब्लीडिंग होती है, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, ये तो मोस्ट कॉमन साइन होंगे। उसके अलावा इचिंग भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि यह एरिया मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट होने की वजह से केमिकल मीडिएटर का सीक्रेशन, हिस्टामीन का सीक्रेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इचिंग होती है। यहां पर जो पेन है वह पेन ज्यादा कॉमन होता है। कौन से हेमरॉइड के अंदर? एक्सटर्नल हेमरॉइड में पेन आर मोर कॉमन इन एक्सटर्नल हेमरॉइड। जनरल सा कारण बता दिया कि एक्सटर्नल वाले पार्ट की नर्व सप्लाई या सेंसरी नर्व सप्लाई ज्यादा होती है, यहां से ज्यादा सेंसरी नर्व निकलती हैं। तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई, स्टूल पास आउट करने के दौरान पेन होगा, ब्लीडिंग होगी और इचिंग होगी। कम ऑन टू द नेक्स्ट, कैसे पता लगाएंगे आप इसका? व्हाट आर द डायग्नोस्टिक मीजर? कौन कौन से डायग्नोस्टिक मीजर हैं जो यूज करना चाहेंगे अपन? तो देखें, सबसे पहले सॉरी, मरीज आएगा अपने पास, मरीज आएगा तो मरीज के आने पर एग्जामिनेशन करेंगे अपन एनस का।
एक्सटर्नल हुए तो वो अपन को बाहर से ही दिख जाएंगे। तो इसको डायग्नोस करने का तरीका होगा नेक्ड आई एग्जामिनेशन। डायग्नोस करने का तरीका है नेक्ड आई एग्जामिनेशन। विजुअलाइजेशन करें अपन एनस का, बोले तो एनोस्कोपी। रेक्टम का विजुअलाइजेशन प्रोक्टोस्कोपी। तो या तो नेक्ड आई एग्जामिनेशन कर लेंगे, एनोस्कोपी करेंगे, प्रोक्टोस्कोपी करेंगे। चलो कंफर्म हो गया कि मरीज को पाइल्स हो गए। क्या इलाज करना चाहेंगे? तो देखो, ऐसा तो नहीं होता कि मरीज को मालूम चलते ही ऑपरेशन कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि 10-20 दिन में, 1-1.5 महीने में ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएंगे। जो समस्या है उसका समाधान कर दो आप, जो समस्या है उसका समाधान कर दो। अच्छा, समस्या क्या चल रही है वर्तमान में? उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि हेमरॉइड रप्चर हो रहे हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन की रिस्क भी बनी हुई है। तो देखें यहां पर पेन कब हो रहा है मरीज को? जब वह स्टूल पास आउट कर रहा है। अच्छा, हार्ड स्टूल पास आउट कर रहा है इसलिए उसको दर्द हो रहा है। यदि जो स्टूल पास आउट कर रहा है वो लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड होने लग जाए तो ना तो हेमरॉइड रप्चर होंगे ना मरीज को दर्द होगा। तो उद्देश्य यह है कि हार्ड स्टूल जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उससे दबाव और बढ़ रहा है और हेमरॉइड और ज्यादा फैल रहा है। बोले तो और ज्यादा डायलेशन हो रहा है, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग कर रहा है पर्सन डेफिकेशन के दौरान। तो पहला ही उद्देश्य होना चाहिए कि स्टूल हार्ड नहीं होना चाहिए। अब हार्ड स्टूल नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रयास करेंगे अपन, क्या क्या प्रयास होना पॉसिबल है? देखो, नंबर 1, जितना हो सके भैया ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या का समाधान हो जाएगा। बोले तो द पेशेंट आर एडवाइज टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। अपनी डाइट के अंदर फाइबर जितने ज्यादा लेने हैं उतने इस्तेमाल करो ताकि हार्ड स्टूल की समस्या का समाधान हो जाए, हार्ड स्टूल की समस्या का समाधान हो जाए। उसके अलावा मरीज को कुछ दवाइयां भी चला सकते हैं अपन। देखें, दवाइयों में उसको चला दिया आपने, सिरप दे दिया लैक्टुलोज 30 ml डेली रात को सोते हुए, या फिर क्रेमाफीन आता है, दोनों ही लैक्जेटिव हैं। लैक्जेटिव दे दिया आपने शाम को 20 से 30 ml रात को। साथ में दूसरी समस्या है कि पर्सन को पेन हो रहा है, पेन के लिए टैबलेट एसिटोएमिनोफेन, पेन हो रहा है तो एसिटोएमिनोफेन चला दिया आपने। क्योंकि यहां पर समस्या ये और है कि पर्सन डेफिकेट करने जाता है तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता है। तो कुछ एनल सपोजिस्ट्री आती हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, पाइलेक्स नाम से, इफेक्टू नाम से, स्मूथ नाम से, जिनमें लाइडोकेन आता है, बोले तो एनेस्थेटिक एजेंट आता है। तो मरीज को अपन एडवाइस देते हैं कि डेफिकेट स्टूल पास आउट करने से पहले उसको फिंगर में लेकर और अप्लाई करें, और स्टूल पास आउट करने के बाद टिश्यू से एनस वाले एरिया को ड्राई कर ले और उसके बाद अप्लाई करें। क्योंकि उसमें एनेस्थेटिक एजेंट है तो डेफिकेशन के दौरान और डेफिकेशन के बाद होने वाले दर्द में कमी आ जाएगी। तो कुछ ऑइंटमेंट भी अप्लाई करने के लिए अपन एडवाइज करते हैं। अलग अलग तरह के ऑइंटमेंट उपलब्ध हैं, लिख रहा हूं यहां पर, कभी जरूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नहीं, कोई और, बोले तो किसी और को जरूरत पड़ जाए तो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सभी में एनेस्थेटिक एजेंट आता है जिससे दर्द कम हो जाता है। क्योंकि बार बार हेमरॉइड रप्चर हो रहे हैं, पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो क्यों ना 2-4 दिन के लिए अपन एंटीबायोटिक्स भी चला दें। हालांकि एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, पाइल्स को ठीक करने में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, बट दिमाग अपन ये लगा रहे हैं कि रप्चर हो रहा है तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकना चाह रहे हैं अपन कि वहां जो रप्चर हुआ है उसमें कहीं इन्फेक्शन नहीं हो जाए। इसलिए 2-4 दिन के लिए
एंटीबायोटिक्स अपन खिला सकते हैं। ओफ्लोक्सोजेड चला दिया आपने, ओफ्लोक्सासिन और ऑर्निडाजोल, ये दवाइयां चला दी। इन सभी का उद्देश्य है कि स्टूल पर्सन का सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट हो जाएगा तो दर्द उसको कम हो जाएगा। प्रेशर कम लगाएगा तो वो ज्यादा डायलेशन नहीं होगा। 10-15 दिन, एक आध महीने में अपने आप सबसाइड हो जाएंगे। क्या सबसाइड होने के बाद दोबारा नहीं होंगे? हो सकते हैं, दोबारा हो सकते हैं। 6 महीने बाद दोबारा हुए, फिर से 10-20 दिन आजमाया, फिर से सही हो गया। तो ये होते रहते हैं, सही हो, रिकवर भी होता रहता है पर्सन। अगर किसी इंसान को डेफिकेशन के दौरान दर्द है तो अपन ने ये पर्टिकुलर ऑइंटमेंट है ये दे दी। कोई इंसान कहता है कि उससे तो बैठा ही नहीं जाता, बैठता है तो इरिटेशन होता है, वोल डे उसको दर्द रहता है, वोल डे उसको दर्द रहता है। तो फिर ऐसे मरीज के लिए अपन एक स्पेशल तरह का बात प्रिस्क्राइब करते हैं। देखो, पूरे दिन दर्द रहने का कारण समझो। पहले तो ये एनस है, ये एनस के अंदर इस वेन का डायलेशन हो गया। डायलेशन होने के बाद इसमें जो ब्लड था वो थ्रोम्बोज हो गया, कोएगुलेट हो गया। अब ये कोएगुलेट हो रखा है तो इसकी दीवार को इश्केमिया हो रहा है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही, इसलिए इंसान को दर्द हो रहा है। अब यहां पर अपन इंसान को एडवाइज करते हैं सिट्स बात कि सुबह शाम कम से कम 20-20 मिनट या आधे घंटे तक वार्म वाटर के अंदर अपने बटक्स को रखे, सिट्स बात ले। और सिट्स बात लेने का फायदा ये होगा कि ये जो क्लॉटिंग यहां पर हो रही है ये डिजॉल्व हो जाएगी। डिजॉल्व होने का बेनिफिट ये होगा कि इंसान को होने वाले दर्द में कमी आ जाएगी। तो ये कॉमन मैनेजमेंट है जो अपन पर्सन को प्रिस्क्राइब करते हैं। इट इज द मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ हेमरॉइड और पाइल्स। फिर से हो गए, फिर से ये इलाज अपन ने किया, फिर से हो गए, फिर से ये इलाज अपन ने किया। साल में 3 बार हो गए, तीनों बार सही भी हो गए। अब अगले साल से साल भर हो गया, अपन बार बार ये इलाज 2-4 महीने कंटिन्यू चला रहे हैं, परंतु मरीज की कंडीशन रिकवर्ड हो ही नहीं पा रही है। मरीज की कंडीशन लगातार खराब हो रही है। तो फिर ऐसी अवस्था में तो ऑपरेशन करके ही निकालने पड़ेंगे हेमरॉइड। और इनका जो ऑपरेशन करते हैं मैंने अभी अभी आपको समझा दिया। एक तो रबर बैंड को बांध के हेमरॉइड को हटाना, रबर बैंड लाइगेशन प्रोसीजर, और एक उनको स्टेपलिंग कर देना जो आजकल का एडवांस प्रोसीजर है। तो लास्ट में अपन इस्तेमाल करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट, लास्ट में अपन इस्तेमाल करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। और देखें, सर्जिकल मैनेजमेंट में दोनों प्रोसीजर अभी आपको समझा दिए। पहला सर्जिकल प्रोसीजर का नाम है रबर बैंड लाइगेशन प्रोसीजर, या इसको बोलते हैं अपन रबर बैंड हेमरॉइडेक्टोमी। ये रबर बैंड की सहायता, जो रबर बैंड अपन ने हेमरॉइड के ऊपर बांध दिया, अब ये नेक्रोटाइज हो जाएगा, यहां से नेक्रोटाइज होकर हट जाएगा। दूसरा, आजकल वर्तमान में होने वाला एडवांस प्रोसीजर जिसका नाम है MIPH, बोले तो मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर फॉर हेमरॉइड, जिसको अपन स्टेपलिंग या स्टेपल्ड हेमरॉइडेक्टोमी बोलते हैं, जहां पर स्टेपलिंग मशीन के द्वारा हेमरॉइड को स्टेपल कर दिया जाता है, जिससे ये पर्टिकुलर इस एरिया से आगे नहीं बढ़ पाते हैं स्टेपल होने के बाद। और ऐसा माना जाता है कि स्टेपलिंग मशीन से स्टेपल होने के बाद ये दोबारा नहीं होते। हालांकि 100% गारंटी नहीं है। हाँ, इस जगह से तो कम से कम नहीं होते, इस जगह से नहीं तो दूसरी जगह से हो सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं परमानेंट इलाज है, बाकी इस जगह से होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। तो इट इज द केस ऑफ हेमरॉइड। मेरे हिसाब से टोटल हेमरॉइड के बारे में आपको समझ में आ गया। क्या क्या पढ़ा अपन ने हेमरॉइड के बारे में, एक बार शॉर्ट में इसका रिवीजन किया जाए। देखिए, हेमरॉइड एक तरीके से वेरिकोज वेन होती है। हेमरॉइड एक तरीके से वेरिकोज वेन होती है। जो एनल कैनाल की वेन है उनका डायलेशन हो जाता है। तो यहां से सबसे पहले परिभाषा देखो आप, पाइल्स और हेमरॉइड आर द वेरिकोज वेन और वेरिकोसिटी इनसाइड द एनल कैनाल, या एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एनाल वेन। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ एनाल वेन कितने तरह के होंगे? हेमरॉइड 2 तरह के होंगे। एनस में हो रहे हैं जिनको अपन नेक्ड आई एग्जामिनेशन से देख सकते हैं, दे आर द एक्सटर्नल हेमरॉइड। जिनको देखने के लिए एनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी करनी पड़े, दे आर द इंटरनल हेमरॉइड। आगे बढ़े,
क्या क्या एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर होना संभव है। तो देखें एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में राइट साइडेड हार्ट फेलियर, लीवर सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, इन तीनों से तो हेमरोइड के डेवलप होने की मैकेनिज्म समान है। बाकी इन अवस्थाओं में या तो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ रहा है या बटक्स पर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हेमरोइड हो रहे हैं। हॉर्स राइडर में कॉमन है, जिनका जॉब होता है लंबे समय तक बैठना। जैसे स्टूडेंट और टीचर में बात करें अपन, मैं और आप, मेरा काम है लगातार स्टैंडिंग पोजीशन में रहना, तो वह लोग जिनका काम होता है लंबे समय तक स्टैंडिंग पोजीशन में रहना, उनमें भी वेरिकोसिटी हो जाती है, वेरिकोज वेन, बट वो लेग में होती है, वेरिकोज वेन होती है लेग में। और जो स्टूडेंट जिनका काम है लगातार बैठकर लंबे समय तक क्लासेज लेना, और वो भी 2, 4, 6 महीने 8 महीने के लिए, तो बताओ बैठकर लगातार क्लासेज ले रहे हैं तो बटक्स पर प्रेशर ज्यादा है। बोले तो कौन सी कंडीशन की बात करें, लॉन्ग टाइम सिटिंग पोजीशन है, उनमें भी वेरिकोसिटी होने की संभावना होती है। और वेरिकोसिटी कहां की होगी, एनल कैनाल में, एनल वेन की। तो सिंपल भाषा में समझाऊं एक टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते के रूप में, तो आप और मैं दोनों वेरिकोज वेन की रिस्क में, आप और मैं दोनों वेरिकोज वेन की रिस्क में हैं। अंतर सिर्फ इतना सा है कि दोनों में साइट अलग अलग है। इधर की तरफ अपन बात करें तो रिस्क है पैर में वेरिकोज वेन होने की, और उधर की साइड अपन बात करें तो रिस्क है कहां पर, वेरिकोज वेन होने की, एनल कैनाल के अंदर। तो लॉन्ग टाइम सिटिंग पोजीशन भी इसका रिस्क फैक्टर है। साथ में प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री। क्या क्लिनिकल फीचर होंगे, तो सिंपली पेन, ब्लीडिंग और इचिंग। पेन एक्सटर्नल हेमरोइड में ज्यादा कॉमन है। कैसे डायग्नोस करोगे, नेक डाई एग्जामिनेशन के द्वारा, एनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी। क्या इलाज करोगे आप, स्टूल हार्ड नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, हाई फाइबर डाइट लेनी है, लेक्टुलोज या क्रेमाफिन, एसिटोएमिनोफेन, ये पेन के लिए दे रहे हैं अपन। और साथ में कुछ ऑइंटमेंट आते हैं जिनमें लाइगोकेन आता है, एनेस्थेटिक का काम करता है। और साथ में एंटीबायोटिक भी अपन दे सकते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। और जब बिल्कुल ठीक नहीं हो, बिल्कुल ठीक नहीं हो, तो अपना अगला काम होता है सर्जरी कराना। अब सर्जरी में कौन सी सर्जरी करते हैं ये कॉमनली आपको मालूम चल ही। इज दैट क्लियर। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है जिसका नाम है हेमरॉइड और पाइल्स। आगे बढ़े अपन अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक का नाम है एनस में होने वाली फीसर, जिसका मीनिंग एनल फीसर, एनल या रेक्टल फीसर, एनल या रेक्टल फीसर। देखिए नॉर्मली क्या मीनिंग होता है फीसर का, ये एनस, ये इसकी एपिथीलियम, सबसे अंदर वाली लेयर बोले तो म्यूकोसा। यदि कोई पर्सन बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेटेड है, हार्ड स्टूल पास आउट कर रहा है, फाइबर डाइट लेना उसने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, और स्टूल पासिंग आउट के दौरान ज्यादा प्रेशर राइज करता है, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग करता है, हिंदी में बोलूं तो ज्यादा जोर लगाता है। इस अवस्था के अंदर जो हार्ड स्टूल होता है वो इसकी अंदर वाली म्यूकोसा में डैमेज कॉज कर सकता है, अंदर वाली म्यूकोसा में डैमेज कॉज कर सकता है। ये जो अंदर वाली म्यूकोसा में डैमेज होगा, बोले तो इरोजन बोल दें इसको अपन, ये जो डैमेज होगा इसको नाम दे सकते हैं अपन, या तो इरोजन हो गया, या इसको नाम दे सकते हैं अपन अल्सरेशन हो गया, या तो इरोजन हो गया, या फिर अपन नाम दें अल्सरेशन हो गया, या फिर एक तरीके से वुंड हो गया। कहां पर हो गया, अपॉन द एनल म्यूकोसा और रेक्टल म्यूकोसा। एनस या रेक्टम की सबसे अंदर वाली दीवार में हार्ड स्टूल पास आउट करने की वजह से इरोजन हो जाना, अल्सरेशन हो जाना, यह फीसर कहलाता है। यहां पर घाव हो रखा है, वुंड हो रखा है, इंसान स्टूल पास आउट करेगा तो ये वाला हिस्सा
संपर्क में आएगा, ये वाले हिस्से में डैमेज बढ़ेगा, तो बताओ सबसे पहले जब हार्ड स्टूल पास आउट करेगा तो मरीज को पेन होगा, साथ में ये रप्चर होगा और ज्यादा, तो यहां से ब्लीडिंग होगी। इसमें भी पेन और ब्लीडिंग हो रहा है। अभी अभी जो बीमारी पड़ी अपन ने हेमरॉइड और पाइल्स, उसमें भी पेन और ब्लीडिंग हो रही है। दोनों का कारण अलग अलग है। वहां पर हेमरॉइड के रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है और यहां पर म्यूकोसा के रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग हो रही है। तो यहां पर अगर पर रेक्टम ब्लीडिंग होती है और दर्द भी होता है तो ऐसा नहीं हेमरॉइड होंगे, नहीं, फीसर भी हो सकती है। फिर इसका या तो नेकडाई एग्जामिनेशन होगा या एनोस्कोपी प्रोक्टोस्कोपी होगा। यदि उसके अंदर डायलेटेड पार्ट दिख रहा है तो हेमरॉइड हो गया। ब्लैक कलर में डायलेटेड पार्ट दिख रहा है, ये तो हेमरॉइड हो गया। और यदि किसी तरह का वुंड, घाव, इरोजन या अल्सरेशन मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर अवस्था को क्या नाम देंगे अपन, एनल फीसर या रेक्टल फीसर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनल और रेक्टल फीसर? इट इज द इरोजन अल्सरेशन अपॉन द एनल म्यूकोसा। एनल म्यूकोसा में किसी भी तरह का इरोजन होना, वुंड होना, अल्सरेशन होना, यह फीसर कहलाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ फीसर देख लें, ये प्रेजेंटेशन ऑफ फीसर है। देखें, इससे पहले अपन ने पढ़ा था यहां पर ये जो वेन है इनमें ये डायलेशन हो रहा था, ये हेमरॉइड है, ये हेमरॉइड है। और यहां पर ये जो म्यूकोसा है इसमें इरोजन हो गया, म्यूकोसा में इरोजन हो गया, इसको अपन बोल रहे हैं फीसर। तो फीसर अलग चीज हो गई, हेमरॉइड और पाइल्स अलग हो गए। क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? व्हाट आर द एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ फीसर? तो देखें, इसका कारण अभी अभी मैंने आपको बता दिया। इसके कारणों पर अभी अपन ने चर्चा की है। व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ फीसर? ठीक है, एटियोलॉजी के अंदर अपन बात कर सकते हैं। एटियोलॉजी में पासिंग ऑफ हार्ड स्टूल, पासिंग ऑफ हार्ड स्टूल, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। वह इंसान जिनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है तो हार्ड स्टूल पास आउट करेंगे, उनमें फीसर होने की संभावना होगी। उसके अलावा अपन बात कर सकते हैं वह इंसान जो डेफिकेशन के दौरान ज्यादा जोर लगाते हैं, बोले तो एक्सेसिव स्ट्रेनिंग, इसकी वजह से भी हो जाता है। ट्रॉमा भी हो सकता है चाइल्ड बर्थ के दौरान, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है उसके दौरान भी फीसर हो सकती है, ट्रॉमा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ये कुछ एक कॉमन कारण हो सकते हैं फीसर के। फीसर डेवलप हो गई तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपीयर होंगे? व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? बताएं क्या फीचर डेवलप होंगे? तो अभी अभी अपन ने डिस्कस किया, पर्सन जब स्टूल पास आउट करेगा तो पर्सन को पेन होगा, पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन, पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन, डेफिकेशन के दौरान पेन होगा पर्सन को, पॉइंट नंबर 1। साथ में जो वुंड हो रहा है, अल्सरेशन हो रहा है, वो रप्चर होगा तो ब्लीडिंग होगी। क्या डायग्नोस्टिक मीजर है जो अपन अपनाना चाहेंगे? व्हाट आर द डायग्नोस्टिक मीजर? तो देखें, डायग्नोस्टिक मीजर में सेम होगा, नेकडाई एग्जामिनेशन करेंगे अपन, जैसा वहां किया था नेकडाई एग्जामिनेशन, उससे फीसर दिख जाएगी। अदरवाइज तो एनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी, एनोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी करेंगे। क्या इलाज होना चाहिए? क्या इलाज होना चाहिए? व्हाट इज द मैनेजमेंट? तो बताएं यहां पर मकसद क्या होना चाहिए? स्टूल पास आउट कर रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, हार्ड स्टूल पास आउट करेगा उतना ही ज्यादा दर्द होगा। अब यहां पर मैनेजमेंट के लिए अपना उद्देश्य जैसा वहां रखा था वो सेम होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए? सेम ये होना चाहिए कि पर्सन हार्ड स्टूल पास आउट ना करे, लिक्विड या सेमी सॉलिड अवस्था में हो। उसके लिए यहां भी उसी तरीके से अपन मरीज को एडवाइज करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पियो, हाई फाइबर लो, फैट अपनी डाइट के अंदर कम कर दो, लैक्टुलोज या क्रेमाफिन देंगे।
दर्द हो रहा है तो डेफिकेशन से पहले भी अपन लाइगोकेन की एडवाइस जो वहां पर दे रहे थे अपन एनल सपोजिस्ट्री, वो यहां पर भी अप्लाई करेंगे। साथ में वहां भी इन्फेक्शन की संभावना थी, यहां भी इन्फेक्शन की संभावना है, तो वहां भी एंटीबायोटिक दे रहे थे, यहां भी एंटीबायोटिक देंगे। वहां भी पेन हो रहा था, यहां भी पेन हो रहा है, तो लगभग समान हो गया। यानी उद्देश्य अपना एक है, हार्ड स्टूल पास आउट करेगा तो बहुत ज्यादा पेन होगा, उस पेन को कम करने के लिए सारे उपाय कर रहे हैं। सॉफ्ट स्टूल पास आउट करेगा तो जो अंदर घाव हो रहा है वह कुछ ही दिनों के अंदर हील हो जाएगा और पर्सन को सिम्टम आना बंद हो जाएंगे। तो जो मैनेजमेंट के बारे में अपन ने वहां चर्चा की थी, जो मैनेजमेंट के बारे में अपन ने वहां चर्चा की थी, वो सारा का सारा मैनेजमेंट अपन यहां भी काम में ले सकते हैं। तो देखिए मैनेजमेंट में अपन बात करें, वहां पर अपन मरीज को एडवाइस दे रहे थे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है, बोले तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। फाइबर अपनी डाइट में ज्यादा लेने हैं, बोले तो हाई फाइबर डाइट। अपनी डाइट में फाइबर ज्यादा लेने हैं, बोले तो हाई फाइबर डाइट आर एडवाइज। उसके अलावा मरीज को उसी तरह की दवाई देंगे अपन, बोले तो लैक्टुलोज यहां भी प्रिस्क्राइब करेंगे अपन, यहां भी ओफ्लॉक्स ओजेड देना चाहेंगे। पेन किलर के रूप में एसिटा एमाइनोफेन देना चाहेंगे। साथ में अपन मरीज को पाइलेक्स स्मूथ जो ऑइंटमेंट आते हैं, ये ऑइंटमेंट सामान्यतः प्रिस्क्राइब करना चाहिए। बोले तो इनमें लाइगोकेन आता है जो एनेस्थेटिक एजेंट का काम करता है, जिससे होने वाले दर्द में कमी आ जाती है। तो लगभग जो मैनेजमेंट सर्जरी को छोड़कर अपन ने हेमरोइड में किया था, ज्यों का त्यों मैनेजमेंट अपन यहां अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो अपन ने वहां पढ़ा था लगभग समान है, लगभग समान है। अंतर यह है कि वेन का डायलेट होना हेमरोइड है और यहां पर एनल म्यूकोसा के अंदर डैमेज होना फीसर कहलाता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फिर से रिवाइज कर लें क्या क्या पढ़ा है अपन ने इसमें। परिभाषा देख लें आप, इरोजन अल्सरेशन अपॉन द एनल म्यूकोसा इज नोन एज एनल या रेक्टल फीसर। नेक्स्ट पॉइंट, ये फीसर का डायग्राम। यहां पर एपिथीलियम या म्यूकोसा में इंजरी हो रही है। इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है? उन इंसानों में ज्यादा कॉमन है जो हार्ड स्टूल पास आउट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, एक्सेसिव स्ट्रेनिंग करते हैं डेफिकेशन के दौरान, बोले तो ज्यादा जोर लगाते हैं, या प्रेग्नेंट फीमेल में बच्चे की डिलीवरी के दौरान कंप्रेशन की वजह से कोई ट्रॉमा हो गया, या एपिजियोटोमी परफॉर्म हो रही है उसकी वजह से ट्रॉमा हो गया, तो भी फीसर हो सकती है। कौन कौन से फीचर डेवलप होंगे? व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? डेफिकेशन के दौरान पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, कैसे पता लगाओगे? नेक डाई एग्जामिनेशन करेंगे, साथ में प्रोक्टो या एनोस्कोपी करेंगे। क्या इलाज है? हार्ड स्टूल पास आउट नहीं होना चाहिए, ये इसका इलाज है। जितना हो सके पानी पियो, डाइट में फाइबर ज्यादा लो, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए अपन लेक्जेटिव देंगे, बोले तो लैक्टुलोज देंगे। कहीं इन्फेक्शन नहीं हो जाए इससे बचाने के लिए ओफ्लॉक्स ओजेड या एंटीबायोटिक देंगे। एनाल्जेसिक के रूप में एसिटा एमाइनोफेन देंगे। ऑइंटमेंट में लाइगोकेन है इन सभी के अंदर, तो वो एनेस्थेटिक का काम करेगा जिससे होने वाले पेन में कमी हो जाएगी। कभी कभार ऐसा होता है कि लंबे समय तक यह घाव हील नहीं होते, लंबे समय तक यह घाव हील नहीं होते, तो इस पर्टिकुलर परिस्थिति में अपन मरीज को भर्ती कर लेते हैं। भर्ती करने के दौरान एक रेक्टल ट्यूब अपन इंसर्ट कर देते हैं, 3 दिन तक उसको अपन इंसर्ट करके रखते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि अब फीकल मटेरियल उस ट्यूब से निकलेगा। तो देखें अपन ने रेक्टम में इंसर्ट कर दी ट्यूब, रेक्टम में अपन ने ट्यूब इंसर्ट कर दी, ये पर्टिकुलर ट्यूब है जो अपन ने इंसर्ट कर दी, ये इसकी म्यूकोसा हो गई।
ये अपन ने ट्यूब इंसर्ट कर दी। अब बेनिफिट ये होगा कि यहां पर मान के चलो इरोजन है, यहां पर इरोजन है, बार बार फीकल मटेरियल इसको टच कर रहा है तो घाव नहीं भर रहा। अब यहां से फीकल मटेरियल जाएगा, इसका मतलब है फीकल मटेरियल इसको टच नहीं करेगा और 72 घंटे में यहां ग्रेन्युलेशन हो जाएगा। बोले तो यहां पर घाव भर जाएगा, बोले तो यहां पर घाव भर जाएगा। तो वह इंसान जिनमें फीसर जल्दी से हील नहीं होती, उसको हीलिंग को एक्सेलरेट करने या बढ़ाने के लिए रेक्टल ट्यूब अपन इंसर्ट कर देते हैं, जिससे ये पर्टिकुलर टाइम पे हील हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों टॉपिक हो गए, काफी मिलते जुलते टॉपिक हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, परंतु किसी ने बताया कि इसकी सीरियसनेस इस वजह से बोल सकते हो आप कि एक इंसान जो होता है पर्टिकुलर 24 घंटे में उसका सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? आपसे पूछा जाए, बताओ आंसर, सुबह का, दोपहर का, शाम का या नाइट का? देखिए, सबसे अच्छा समय मॉर्निंग का होता है। जब नींद पूरी होती है तो फिजिकली भी रिलैक्स होता है इंसान और मेंटली भी रिलैक्स होता है। तो एक ने बताया कि हर इंसान के लिए सुबह का समय बेहद अच्छा होता है, वह रिफ्रेश महसूस करता है। पर बेचारे ये दोनों बीमारियों से ग्रसित जो इंसान हैं, अगर कहा जाए कि इनका कौन सा समय जो है वो सबसे खराब होता है, तो इनका आंसर होगा सुबह का। बोले तो सुबह जागने के बाद जो अग्रिम कार्यक्रम इनको करना होता है, इनके लिए पूरी तरीके से कारगिल का युद्ध होता है। बोले तो पेन सहन करना है, ब्लीडिंग सहन करनी है, तो इस वजह से ये बीमारी नुकसानदायक है। हालांकि ऐसा नहीं कि परमानेंट लंबे समय तक चलने वाली है, रिकवर भी हो जाते हैं। रेयर में जब रिकवर नहीं होते हैं तो अपन को सर्जिकल मैनेजमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो ये फीसर और हेमरोइड के बारे में हो गया। तो सारे के सारे इंटेस्टाइन के लगभग मेजर डिसऑर्डर अपन ने कवर कर लिए। अब कुछ एक टर्म या एक आध डिसऑर्डर बचे हुए हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील कर लेंगे। बोले तो लगभग सारे के सारे डिसऑर्डर को अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर चुके होंगे। इज दैट क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही, टाइम है ओवर। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।